तो अभी जो है मैं आपको दोबारा चैप्टर 3 की जो है स्लाइड उस पे लेके जा रहा हूँ, वो दिखाता हूँ दोबारा आपको। और आप देखें आपके पास मैं वापस आ गया क्वार्टाइल की जो कैलकुलेशन थी उसके ऊपर वापस आ गया। तो क्वार्टाइल 1 जो है वो आपके पास ऐसे निकलेगा। क्वार्टाइल 2 अगर आपको निकालना होगा तो क्वार्टाइल 2 भी आप निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल 2 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगाएं कॉमा, और क्वार्टाइल 2 निकालने के लिए क्योंकि आपके पास क्वार्टाइल 1 होता है n+1/4 और क्वार्टाइल 2 होता है आपके पास n+1/2 वैल्यू। ठीक है ना। तो एन एन आपके पास कितना है, 9। तो आप ब्रैकेट लगाएं, 9 +1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बराबर होगा आपके पास 9+1 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है। फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो फिफ्थ वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, ये देख लेंगे आप। यानी Q2 आपके पास क्या आ जाएगा, Q2 आपके पास आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू। मैं ज़रा इसको नीचे कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये आ गई। तो Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, फिफ्थ वैल्यू आपके पास बनेगी 1 2 3 4 5। फिफ्थ वैल्यू बनेगी 16। आप अगर नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करें तो फिफ्थ वैल्यू आपकी बनेगी 16। तो नंबर ऑफ वैल्यूज को आप काउंट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिफ्थ वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 जो है वो आपके पास आ रहा है 16। तो 16 जो है वो आपके पास हो जाएगा Q2। और Q2 जो है वो मीडियन के भी बराबर होता है। फिर आपने निकालना है Q3। Q3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे 9+1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर आपके 9+1 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 30। 30 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 30 डिवाइडेड बाई 4। 30 डिवाइडेड बाई 4 होता है आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 4 7.5। ठीक है, 7.5 होता है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये आ रही है 30 डिवाइडेड बाई 4। और 30 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास होता है 7.5। 7.5 रैंक वैल्यू। ठीक है। तो 7.5 रैंक वैल्यू आपके पास हो जाएगी। यानी 7th और 8 को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास 7th और 8 क्या बनेगा, 7th और 8 बनेगा आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 18+21 को आप डिवाइड करें और 2 से डिवाइड कर दें। 18+21 को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो जब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 निकालने के लिए हम 18 ब्रैकेट में लिखेंगे 18+21 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है। तो ये ज़रा सा मैं इसको सेट कर दूँ, पहले एक मिनट में ज़रा तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये आ गया। तो Q3 आपके पास 18+21 डिवाइड बाई 2। 18+21 डिवाइड बाई 2 कितना होता है जी, 18+22 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, 18+21 डिवाइडेड बाई 2 19.5। बिल्कुल सही बताया आपने, 19.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो Q3 आ गया वो आ गया 19.5। तो Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई 5, Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई
Q2 की वैल्यू आपके पास, नहीं सॉरी, Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई 12.5, ये रही 12.5, ठीक है। Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई, Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 16, 16। और Q3 की वैल्यू आपके पास आ गई 19.5, ठीक। तो जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया Q1 आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ज़रा मैं आपको अलग अलग करके मेंशन करके बता देता हूँ। वो कैसे किया हमने, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसको हमने जो है वो रैंक कर दिया। फिर हमने जब Q2 वाली वैल्यू निकाली तो वो ये रैंक हुआ हमारे पास। और जब हमने Q3 वाली वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास 7.5 रैंक हो गई। ये तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये रैंक वैल्यू तीन आ गई, एक आ गई आपके पास n+1/2 वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू आ गई, तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 16 बन रही थी, 19.5 बन रही है, और ये बन रही है। तो ये क्वार्टाइल निकालने का तरीका आपकी समझ में आ गई बात। क्वार्टाइल आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर पॉइंट्स में आ रहे हैं तो दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो सेम वैल्यू ले लेंगे, बस ये है दोनों में। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? पता नहीं बेटा टाइम आया। यहाँ तक बात क्लियर है आपके, कोई सवाल तो नहीं है? क्वार्टाइल निकालना समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? अच्छा, पॉइंट वाला दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास वैल्यू पॉइंट में आ रही होगी, अगर रैंक की वैल्यू जैसे अभी आपके पास पॉइंट में आ रही है ना 12.5, सॉरी ये आ रही है आपके पास 7.5, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये 7.5, ये 7.5 आ रहा है, तो 7.5 ऑब्जर्वेशन तो नहीं होती आपके पास। ऑब्जर्वेशन या तो 7 होगी या 8 होगी। तो आप जब 7.5 आएगा तो आठवीं वैल्यू और सातवीं वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बस ये करना है आपने। और अगर आपके पास वैल्यू फिक्स आ रही है, यानी कि पॉइंट्स में नहीं आ रही, तो फिर आप उसी वैल्यू को ले लेंगे। जैसे हमारे पास एक वैल्यू 5 आ रही है, अगर आप देखें तो 5 जब आई थी तो मैंने उसको डिवाइड नहीं किया ना ऐड किया, मैंने डायरेक्ट वही वैल्यू ले ली थी। हम्म, है ना? यही किया था ना मैंने। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे, और अगर पॉइंट में होगा तो फिर उसको एग्जैक्ट नहीं लेंगे, फिर मीन लेंगे। जैसे मीडियन कैलकुलेट किया था ना हमने, ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा। मेरी कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू कहाँ पर आ रही है। आपके पास पॉइंट में वैल्यू यहाँ आ रही है 2.5 रैंक। 2.5 रैंक का क्या मतलब है? लाजिम बात है 2 वैल्यू या 3 वैल्यू। 2.5 वैल्यू तो होती नहीं है, तो हमने 2 और 3 को ऐड करा। ये देखें, ये ऐड किया हुआ है जो ब्लैक से हुआ हुआ है, यानी ये देख लें आप, ये वाला जो क्वार्टाइल निकाला है मैंने, ये वाला क्वार्टाइल जो निकाला, ये ठीक है, ये क्वार्टाइल की वैल्यू निकाली है मैंने, ठीक है। और ये भी क्वार्टाइल की वैल्यू निकाली है, और ये भी क्वार्टाइल की वैल्यू निकाली है। और ये रैंक बनाने के लिए, बाकी कैलकुलेशन जो आपको नजर आ रही है ये रैंक बनाने के लिए किया है मैंने काम। यानी ये जो वैल्यू निकाली है ये मैंने Q3 का रैंक निकालने के लिए की है, पोजीशन वैल्यू जो होती है जिसको आप कह रहे हैं।
ठीक है। और ऊपर जो है मैंने ये Q1 की पोजीशन है, Q1 इज इन दी रैंक वैल्यू। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ Q3 इज इन दी Q3 इज इन दी, और ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये भी तो बताता हूँ आपको, देखें आपको आपकी समझ में आएगा शायद। और ये जो है ये Q2 है, Q2 इज इक्वल टू इज इन दी ये। सर क्वार्टाइल 3 की भी वैल्यू पॉइंट में आ रही है 19.5। सर समझ नहीं आ रहा। देखें, एक जो 19.5 आ रहा है वो रैंक वैल्यू नहीं है, पोजीशन वैल्यू नहीं है, वो आपके पास कैलकुलेट होने के बाद आ रही है वैल्यू जो आपने निकालनी है, और एक आपने पोजीशन बतानी है। पोजीशन और वैल्यू में फ़र्क ये है कि अगर मेरे पास पोजीशन निकालनी है तो मेरे पास 12 कौन सी पोजीशन में है इस डाटा में, यानी इस डाटा में देखें तो 11 12 13 14 16 16 17 लिखा हुआ है, तो 12 कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन में है। लेकिन सेकंड पोजीशन की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन क्या है? फिफ्थ पोजीशन है 1 2 3 4 5 16 आ रहा है, तो मैंने क्या करा, Q2 को 16 लिख दिया। तो जो पोजीशन आ रही होगी उसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा, वो क्वार्टाइल बनेगा। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू इज क्वार्टाइल, पोजीशन इज नॉट क्वार्टाइल। ठीक है, पोजीशन की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ सकती है, और पोजीशन की जो बेसिकली जो पोजीशन है वो पॉइंट में नहीं आ सकती। वो क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि या तो पहली पोजीशन होगी, या दूसरी पोजीशन, या तीसरी पोजीशन, या चौथी पोजीशन। पोजीशन 3.5 नहीं हो सकती, लेकिन आंसर 3.5 हो सकता है अगर पॉसिबल है। जैसे 19.5 आंसर हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, लेकिन पोजीशन 12.5 नहीं हो सकती। पोजीशन या तो 12 होगी या 13 होगी। इस चीज को आपने समझना है शुरू पर, कि पोजीशन में और वैल्यू में क्या फर्क है, बस। जो कि अभी आपने इन्होंने बता भी दी मुझे कि भाई सेकंड पोजीशन जो है वो इस में जो है वो 12 की है। पोजीशन सेकंड है, वैल्यू 12 है। पोजीशन थर्ड है, वैल्यू 13 है। पोजीशन फोर्थ है, वैल्यू 16 है। पोजीशन फिफ्थ है, वैल्यू 16 है। पोजीशन सेवन है, वैल्यू 17 है। पोजीशन 18 है, वैल्यू, पोजीशन 7 है, वैल्यू 18 है। पोजीशन 8 है, वैल्यू 21 है। पोजीशन 9 है, वैल्यू 22 है। ये चक्कर है इसका। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल के अंदर जो है वो आप इस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं, पोजीशन में और उसमें, दोनों में ये फर्क है। अभी क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है सर, ओके, समझ में आ गई। यानी कि तो अब आप क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ज़रा आगे, और ये जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल वेरिएशन था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं वेरिएशन मेजर द स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। वेरिएशन क्या करता है? स्प्रेड बताता है डाटा सेट का, डिस्पर्जन बताता है डाटा सेट का, और टू फाइंड द कंसिस्टेंसी
of the data we calculate measure of वेरिएशन। तो मेजर ऑफ वेरिएशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कंसिस्टेंसी डाटा की, स्प्रेडनेस डाटा की। अब देर आर few measure of variation. We have range, interquartile range, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेंज हम कैसे निकालते हैं, इंटरक्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। काम ये सब एक ही करती हैं, आपको स्प्रेड बता रही होती हैं, आपका डिस्पर्जन बता रही होती हैं, आपका वेरिएशन बता रही होती हैं डाटा का। अब डाटा में कितना वेरिएशन है ये आपको पता करना है। मिसाल दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50। हर एक की परसेंटेज अलग होगी। एक की परसेंटेज 60 है, एक की 70 है, एक की 75 है, किसी की 65 है। तो स्टूडेंट के दरमियान जो डिफरेंस है परसेंटेज का, ये वेरिएशन कहलाएगा। वेरी कर रही है वैल्यू, उसका मतलब है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पे वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड वेरिएशन। वो वेरिएशन आप कैसे निकालते हैं? आप रेंज के थ्रू निकालते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज के थ्रू निकालते हैं, वेरिएंस के थ्रू निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मेजर ऑफ वेरिएशन रेंज। रेंज निकालने का तरीका हम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी बता चुके हैं। रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दें मिनिमम वैल्यू, लार्ज वैल्यू को माइनस कर दें स्मॉलेस्ट वैल्यू से। सिंपल मेजर ऑफ वेरिएशन है ये, डिफरेंस बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल, इस डेटा में अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 13 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। रेंज निकालेंगे तो 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चला? मेजर ऑफ डिस्पर्जन पता चल गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मैं आपसे बात करता हूँ, कॉल आ रही है। अच्छा, तो ये जो है आपके पास रेंज निकालने का तरीका है, और ये रेंज जो है वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, कोई इश्यू नहीं था रेंज निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जी, मेजर ऑफ वेरिएशन डिसएडवांटेज ऑफ द रेंज। रेंज का डिसएडवांटेज क्या है? इग्नोर द वे इन विच डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड। लाजमी बात है, रेंज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से आपको कोई एक क्लियर पिक्चर पता नहीं चलती। तो क्लियर पिक्चर पता करने के लिए आप क्या करते हैं? रेंज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आप देखें मेरे पास दो डाटा मौजूद हैं, और एक डाटा 7 से लेकर 12 तक रिपीट कर रहा है, और सब में एक एक वैल्यू है। और मेरे पास एक और डाटा है जिसमें 7 से 12 तक रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें 12 3 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं पहले डाटा का रेंज निकालूं तो वो भी 5 आ रहा है, और अगर मैं लास्ट दूसरे डाटा का रेंज निकालूं तो वो भी 5 आ रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जबकि दोनों में हमें ये बात पता है कि दोनों का वेरिएशन चेंज है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, रेंज इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करते अमूमन जब हम वेरिएशन निकाल रहे होते हैं। लिखा हुआ है सेंसिटिव टू आउटलायर। आउटलायर से सेंसिटिव होता है। आपके पास डाटा सेट 1 है और डाटा सेट 2 है। डाटा सेट 1 अगर आप देखें तो 1 से लेके 5 तक ऑब्जर्वेशन है। डाटा सेट 2 देखें तो 1 से लेके 120 तक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्योंकि 120 आउटलायर है डाटा का, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। डाटा में जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 की तरह चल रही हैं, और एक वैल्यू मेरे पास 120 है। इस वजह से दोनों में जो है ये फर्क आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं रेंज निकालूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि जी एक 119 आ रहा है और एक मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है ना। दोनों रेंज में देखें कितना फर्क आ रहा है। तो रेंज इज नॉट अ वेरी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएशन आप कह लें, बहुत अच्छा नहीं है ये जो है वो, इतना अच्छा मतलब होता है। मेजर ऑफ वेरिएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज प्रॉब्लम
caused by outlier can be eliminated by using the interquartile range. जो भी प्रॉब्लम आउटलायर की वजह से कॉज होती हैं उनको खत्म करने के लिए आप इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं. The interquartile range can eliminate some high and low values and calculate the range from the remaining values. तो वो क्या करती है, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनसे जो है वो रेंज निकाल के आपको दे देती है, जो कि मिडिल में होती है बेसिकली. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर होती है आपकी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1. तो अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना चाहते हैं तो आप Q3 माइनस Q1 करें, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी निकल आएगी. तो कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज. आप देख सकते हैं आपके पास मिनिमम वैल्यू है, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है 70, मिनिमम वैल्यू है 12. क्वार्टाइल 1 आपने निकाला 30 आ गया, क्वार्टाइल 2 निकाला 45 आ गया, क्वार्टाइल 3 निकाला 57 आ गया. 25%, 25%, 25% में आपका डाटा डिवाइड हो गया. ठीक है. इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने निकाली, आपके पास 57 Q3 था, Q1 जो है वो 30 था, दोनों को माइनस किया 27 आ गया. 27 इज द रेंज ऑफ द डाटा. इट मे बी ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली आपको मेजर ऑफ वेरिएशन बता रही है कि आपके डाटा का वेरिएशन है कितना. ठीक है. तो ये भी एक तरीका है कि आप जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के डाटा का स्प्रेड चेक कर सकते हैं, डाटा की वेरिएशन चेक कर सकते हैं जो आपके डाटा में वेरिएशन मौजूद है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस. वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द वेरिएंस. द वेरिएंस इज द एवरेज approximately of squared deviation of values from the mean. वेरिएंस क्या है? एवरेज है, अप्रोक्सीमेट है, स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज, डेविएशन स्क्वायर्ड का किससे? मीन से. सैंपल मीन बराबर होता है एस स्क्वायर के. ये बराबर होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1. एक्स बार क्या है? इसमें आपके पास मीन है, एन क्या है? सैंपल साइज है, एक्स क्या है या एक्स आई क्या है? आयत वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यूज हैं आपके पास, एक्स जो है. आगे आ जाते हैं, कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. शो वेरिएशन अबाउट द मीन हैज द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा. जो ओरिजिनल डाटा होता है उसके मुताबिक सेम आपके पास जो है वो इसका मीन वो होता है यूनिट. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का रूट होता है बेसिकली. अगर आप वेरिएंस का रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. आप देखें फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्क्वायर रूट लगा हुआ है. दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के फॉर्मूले में एक ही फ़र्क है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है. ठीक है. तो इसमें जो है वो स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है. ये एस स्क्वायर है और ये एस एस है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी सैंपल वेरिएंस क्या था? सैंपल वेरिएंस आप कह लेंगे, सैंपल वेरिएंस आपके पास था जी ये आ गया आपके पास सैंपल वेरिएंस का, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है और इसके साथ हमारे पास जो है वो सैंपल, ये एकदम से आगे निकल जाता ना, ये बड़ा या. तो ये आपके पास जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का. वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है. ठीक है, क्लियर है, थैंक यू. नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं मेजर ऑफ variation standard deviation. Step for computing standard deviation: compute the difference between each value and the mean. Square each differences, उसका स्क्वायर करेंगे, add the square differences, उनको ऐड करेंगे, divide this total by n minus 1 to get the sample variance, take the square root of the sample variance to get the sample standard deviation. जब आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा. ठीक है. ये जो है वो आपके पास मेजर ऑफ वेरिएंस में आप देख लें स्टैंडर्ड डेविएशन है.
आप एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि आपको अगर मेजर ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास डाटा मौजूद है 10 12 14 15 17 18 18 24, एन की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है, मीन आपके पास 16 आ रहा है। मीन आपने कैसे निकाला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 16 आ गया। तो जब आपके पास 10 है तो 10 माइनस एक्स बार, 12 माइनस एक्स बार, 14 माइनस एक्स बार, अप टू 24 माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू आपके पास 16 है तो आप 16 रखेंगे। तो 10 माइनस 16 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 16 होल स्क्वायर प्लस 16 14 माइनस 16 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सबका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे एन 8 माइनस 1 से, क्योंकि 8 से क्यों करेंगे, आपके पास एन की वैल्यू 8 है इस वजह से। ठीक है, तो इससे जो है वो आप इसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 126 आएगा, इसको n माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास आ जाएगा 4.24। अ मेजर ऑफ द एवरेज स्कैटर्ड अराउंड द मीन, जो एवरेज स्कैटर्ड है अराउंड द मीन इज 4.248, 4.2426 सॉरी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। आप इसका टेबल बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विदाउट टेबल भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सब टू यू, दोनों आपके पास मेथड हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है? अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो रेज हैंड भी कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूँगा, आप बोल भी सकते हैं, और मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बोर्ड पे भी कराऊंगा, और बोर्ड पे जो कराऊंगा उससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये तो स्लाइड्स हैं अभी जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेजर ऑफ वेरिएशन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास डाटा ए है, डाटा बी है, डाटा सी है, तीन डाटा हैं आपके पास। डाटा ए का मीन 15.5 आ रहा है, डाटा बी का मीन भी 15.5 आ रहा है, डाटा सी का मीन भी 15.5 आ रहा है, लेकिन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, यानी एस की वैल्यू डिफरेंट है। अगर आप देखें, पहले डाटा की एस की वैल्यू आ रही है 3.338, दूसरे डाटा की एस की वैल्यू आ रही है 0.926, third data have the value 4.570. So third, all three values have the different standard deviation. The less standard deviation we have in 0.926. अब देखिए, मीन सेम है, लेकिन मीन से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है। तो इन तीनों डाटा में आपको क्या लगता है कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है, पहला वाला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विच वन इज कंसिस्टेंट? आपको क्या लगता है कौन सा डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट है, कौन सा डाटा जो है वो आपका बेहतर है इन तीनों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? क्या कहते हैं आप? हेलो, आवाज आ रही? आवाज बंद तो नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। सेकंड में भी? यस सर, आ रही है। जी बिल्कुल, सेकंड, बिल्कुल आपने सही कहा कि सेकंड जो है, मे भी नहीं बल्कि कंफर्म है ये बात, कि सेकंड जो है इसमें आपके पास वेरिएशन कम है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा डाटा उतना ही कंसिस्टेंट होगा, अच्छा होगा, यानी उसमें वेरिएशन कम है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका डाटा फैला हुआ नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, कंसिस्टेंसी अच्छी है डाटा की, और डाटा जो है वो आपका स्प्रेड नहीं है। ठीक है, स्कैटर्ड नहीं है, स्प्रेड नहीं है, तो ये सब लेवल्स एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास दो शेप नज़र आ रही हैं, एक शेप जो है वो थोड़ी सी खिंची हुई है और एक शेप जो है वो फैली हुई है। तो आप दोनों को देखें, एक में स्प्रेड ज़्यादा है और एक में स्प्रेड कम है, दोनों ही शेप नॉर्मल है।
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ऊपर वाली शेप है उसमें कह रहे हैं कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, और नीचे वाली शेप जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। वजह क्या है इसकी? क्योंकि ऊपर वाली शेप में स्प्रेड कम है, डाटा स्कैटर्ड नहीं है, डाटा जो है वो मिला हुआ है, स्क्वीज हुआ हुआ है। और अगर आप दूसरा देखें शेप, तो दूसरा शेप जो है वो फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, स्प्रेड हुआ हुआ है, और डाटा की जो वैल्यूज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आपस में मिली भी नहीं है, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। हालांकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है, लेकिन हम पिक्चर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा किस पिक्चर का, और किस पिक्चर का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है। Measure of variation summary characterized. The more the data are spread, the greater the range, interquartile range, variance and standard deviation. यही मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा होगा स्प्रेड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। The more the data are concentrated, the smaller the range, interquartile range, variance and standard deviation. और जितना कॉन्सेंट्रेट होगा डाटा उतना ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। If the values are all the same, no variation, all these measure will be zero. अगर इन दोनों में इसमें कोई फर्क ही ना हो तो फिर वेरिएशन ही नहीं होगा उसके अंदर, और वो उसका वेरिएशन भी जीरो आएगा। None of these measure are ever negative, और वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एक बात आप याद रखें, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होते। वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है। नन ऑफ दीज मेजर आर एवर नेगेटिव का मतलब है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके बाद आ जाती है बात हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है जी? कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, हमेशा इसको परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करते हैं। इट शोज वेरिएशन रिलेटिव टू मीन, ये आपको जो है वो वेरिएशन रिलेटिवली बताता है, यानी परसेंटेज में बताता है हमेशा। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। आप जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज कर सकते हैं कंपेयर करने को दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट के, अगर उनका मेजर का जो मेजर है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है। अगर आपके पास एक डाटा दिया हुआ है हाइट्स में और एक डाटा दिया हुआ है वेट में, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स के होंगे तो, क्योंकि परसेंटेज में करेंगे तो यूनिट सेम हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की परसेंटेज 70 है, एक की 68 है, तो 68 परसेंटेज कम है और 70% ज़्यादा है, इससे ये पता चल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? बोथ स्टॉक्स हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन बट स्टॉक बी इज लेस वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स प्राइस। अब देखें, एवरेज प्राइस लास्ट ईयर $50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज $5। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, 10% आ गया। एवरेज प्राइस लास्ट ईयर 100, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला आ रहा है 5%। तो एक का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 10% और एक का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 5%। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो उतना ही कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये अभी तक तो हम यहाँ तक बेसिकली को रखते हैं। तो ये मैं स्लाइड जो है वो आपसे शेयर करा दूंगा। ये जेड स्कोर की बात है, जेड स्कोर जो है वो मैं भी आपको करवाता हूँ, लेकिन आज नहीं कराऊंगा क्योंकि ये पूरा लंबा टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे कर सकते हैं, ये पूरा इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन की जो है वो कैलकुलेशन है। पॉपुलेशन की कैलकुलेशन और सैंपल की कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है। एम्पेरिकल रूल क्या होता है वो बताया हुआ उन्होंने। एम्पेरिकल रूल में आपको बताऊंगा कि मैंने बताया नहीं। शेबिशेव रूल क्या होता है। फिर आपके पास जो है वो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और मैक्सिमम। द 5 numbers that describe the spread of the data called the 5 number summary।
ठीक है, द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, फिर बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं आप, क्योंकि आप Q1 मीडियन और Q3 के दरमियान बनाएंगे। तो आपके पास ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फिर आपके पास कोवेरियंस है। कोवेरियंस जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो कोवेरियंस आप निकाल सकते हैं। कोवेरियंस जो है वो दो दो डाटा का जब वेरियंस निकालते हैं उसको कोवेरियंस कहते हैं। सिंगल डाटा का निकालते हैं तो उसको सिंपल वेरियंस कहते हैं। ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये भी बात की बातें हैं। तो आज तक जो है वो हमने यहाँ पर आपका जो चीज़ें की हैं वो की हैं आपके सामने। इंटरकॉर्ट ये वेरिएंस से रिलेटेड, और इंटरकॉर्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जेड स्कोर नहीं किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लास्ट। तो यहाँ तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर लें, अदरवाइज फिर हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। लागूंगा कि हमारे पास टाइम कम है, ये सेशन भी वाइंड अप होगा और फिर ये कन्वर्ट होगा। और फिर कन्वर्ट होने में तकरीबन मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो 4 से 5 मिनट बाद जो है वो फिर हम दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आज के लिए बहुत है। आज के लिए सर नमाज पढ़ने का टाइम मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, नमाज तो पढ़नी चाहिए, पढ़ लेते हैं। ब्रेक तो होने वाला है क्योंकि अभी 1 मिनट रहता है ये सेशन एंड होने में ना। तो जैसे ये सेशन एंड होगा तो फिर हम नया सेशन जो है वो ब्रेक के बाद कर लेते हैं। 10 10 मिनट का टाइम आप रख लें आफ्टर